हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अपने वीडियो सीरीज़ के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ष 2014 में जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पर, किस प्रकार से हमने उसको आसानी से हल कर लिया था। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ अलग प्रश्न जो कि आपकी प्रश्नावली से एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में फिलहाल पिछले 7-8 साल से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बोलते हैं परिवहन संबंधी समस्या, जिनको हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हम आलेखीय विधि से हल करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आपको दिया गया है कि एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपया और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो, और आपको फिर अधिकतम लाभ कितना है ये प्राप्त करना है। देखो, पिछले प्रश्नों और इस प्रश्न में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। पिछले प्रश्नों में आपको इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता था, वहां पर आपको सीधे से अवरोध दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था कि आपको अधिकतमीकरण करना है इनके आधार पर या न्यूनतमीकरण करना है। प्रश्न यहां पर भी वही है, बस आपको क्या है, यहां पर आपके स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि आपको जो व्यवरोध है उनको गणितीय रूप में प्रदर्शित यहां पर करना है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे इसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे और उसके पश्चात हम उभयनिष्ठ क्षेत्र को ज्ञात कर z का अधिकतमीकरण, अर्थात z मतलब यहाँ पर आपको जो टिकट लेने हैं, जो लाभ आपको व्यक्त करना है, उसको अधिकतमीकरण हम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहले स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप कल्पना कर लीजिए कि आप एक हवाई जहाज में जाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, इसमें 2 प्रकार की श्रेणियों का जिक्र किया गया है, एक तो प्रथम श्रेणी और दूसरी सस्ती श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी मतलब 2 प्रकार के टिकट आपको यात्रा करने पर आपके लिए उपलब्ध है। तो प्रथम श्रेणी के टिकट पर जो आपकी एयरलाइन है, कंपनी है, उसको 1000 रुपये का लाभ प्राप्त हो जा रहा है और सस्ती श्रेणी के टिकट पर उसको 600 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं। मतलब आपसे यहाँ पर यही जानना चाह रहा है आपको प्रथम श्रेणी के कितने टिकट बेचने हैं एवं सस्ती श्रेणी के कितने टिकटों को आपने बेचना है, ताकि जो आपकी एयरलाइन है उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, गणितीय समीकरण बनानी है। तो गणितीय समीकरण आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जो चीज़ों के मान ज्ञात करने हैं, आपको प्रथम श्रेणी के टिकटों की बात कर रहे हैं और सस्ते श्रेणी के टिकटों की बात कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए, माना प्रथम श्रेणी के टिकट कितने हैं आपके x है। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर संख्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या x है। ऐसे ही सस्ती श्रेणी के टिकटों की संख्या कितनी है, आपने मान ली y है। तो आपके पास 2 चर आपको मिल गए, x और y। देखिए, इन चरों की सहायता से हम आसानी से वो समीकरण बनाएंगे और उसके पश्चात जो क्रिया होती है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है, आपको एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा सा दिया गया है, जिसको देख के आपको बहुत सारे छात्रों को डर लग सकता है, लेकिन ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। इन प्रश्नों में आसानी से आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को देखकर जो भी आपके महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप उसमें से लीजिए और उसके आधार पर आप प्रश्न को हल कीजिए। तो देखिए, हमने जिस प्रकार की चीजें पूछी गई थी, हमने प्रथम श्रेणी के टिकट दिए गए थे और सस्ती श्रेणी के टिकट दिए गए थे जिनको एयरलाइन कंपनी को बेचना है। इन सस्ते टिकटों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी और प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी थी। तो आपने क्या लिया, प्रथम श्रेणी के टिकट इसको आपने x मान लिया, सस्ती श्रेणी के टिकट जो है इसको आपने y मान लिया। अब आप पहली लाइन पे वापस आइए। तो पहली लाइन यही दी गई है, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। तो मतलब आपके जहाज में 200 सीटें हैं, सीधी सी बात है। अब हर सीट के लिए एक टिकट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपको सवाल से आपको पहला व्यवरोध क्या पता चलने वाला है, प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या धन सस्ती श्रेणी के टिकटों की संख्या का अधिकतम मान कितना होगा, 200। तो x धन y, अभी मैं चिन्ह बाद में लगाऊंगा, ये 200 है। अब देखिए, अधिकतम आप 200 ही टिकट बेच सकते हैं क्योंकि 200 ही सीटें हैं। तो ये 200 इसका अधिकतम मान होगा या इससे कम ही टिकट आप बेच पाएंगे। तो आपको पहला व्यवरोध देखिए, कितनी आसानी से आपने
पहले व्यवरोध को पता लगा लिया। तो पहला व्यवरोध आपका यही था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको प्राप्त हो गया। अब अगली लाइन पर आते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये और सस्ती श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। अब ये व्यवरोध के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है। देखिए, प्रथम श्रेणी के लिए 20 टिकटें कम से कम आरक्षित होनी चाहिए। तो यहां से देखिए, प्रथम श्रेणी के टिकट हम कितने मान रहे हैं, x। तो x का जो न्यूनतम मान है वो कितना होना चाहिए, 20। यही पता चलेगा यहां से। तो x का मान आपको क्या दिखाना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, क्योंकि न्यूनतम 20 टिकट आप बेच सकते हैं। 20 से ज्यादा ही टिकट बेचेंगे, कम से कम 20 तो बेचेंगे ही आप। तो 20 या 20 से ज्यादा ही x का मान होगा। तो आपको दूसरा व्यवरोध ये प्राप्त हो गया। तो पहला व्यवरोध मैंने लिख लिया, दूसरा व्यवरोध भी मैंने यहाँ पर अगली वाली लाइन से, एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तो यहां से मैंने अगला व्यवरोध प्राप्त कर लिया। अब आप आगे बढ़िए। फिर कह रहे हैं, देखिए, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। अब देखिए, अधिकतर की आप क्या करते हैं, अधिकांश लोग सस्ती श्रेणी के टिकट ही खरीदते हैं, क्योंकि आपको जहां से आप जाना शुरू कर रहे हैं और जो आपका गंतव्य है वहां तक की दूरी कोई आसानी से, मतलब ज्यादा खर्च करके भी पैसे खरीद सकता है टिकट, कोई कम पैसे खर्च करके टिकट खरीदने को वरीयता देता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 4 गुने यात्री हैं वो सस्ती श्रेणी के टिकटों को ही वरीयता देते हैं। तो सस्ती श्रेणी के टिकटों को वरीयता देते हैं मतलब वाई है। और इसका मान देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4 गुने, किससे 4 गुने, प्रथम श्रेणी के टिकटों से 4 गुने। तो मतलब आपकी अगला व्यवरोध क्या होगा, अगर प्रथम श्रेणी के टिकटों की संख्या x है तो इसका 4 गुना 4x होगा। इससे क्या होना चाहिए, आपका y का मान अधिक होना चाहिए। कम से कम 4 गुने यात्री ऐसे बैठते हैं आपकी हवाई जहाज में जो कि क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के टिकटों से 4 गुने यात्री जो है सस्ती श्रेणी के टिकटों को वरीयता देते हैं। तो आपको अगला व्यवरोध भी यहां से ये प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों, आपने कितनी आसानी से 3 व्यवरोध ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको बताना क्या है। देखिए, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचे जाएं। देखो, आपको टिकट को बेचना है। अब देखो, आप सस्ती श्रेणी के वाई टिकट बेच रहे हैं, प्रथम श्रेणी के एक्स टिकट बेच रहे हैं। अगर आपको लाभ लिखना है, माना वो उसी प्रकार से मैं लिख लेता हूँ, लाभ को आप कोई चर z मान लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखो, प्रथम श्रेणी के टिकट को बेचने पर आपको कितना लाभ मिल रहा था, 1000 रुपये। तो आप प्रथम श्रेणी के एक्स टिकट बेच रहे हैं अगर, तो कितना लाभ मिलेगा आपको, 1000x। ठीक है दोस्तों, और आपको सस्ती श्रेणी के टिकट बेचने पर, एक टिकट बेचने पर कितना रुपया लाभ मिल रहा है, 600 रुपया लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, अगर वाई टिकट बेचते हो तो 600 गुणा वाई। तो आपको मतलब क्या करना है, ये 3 व्यवरोध दिए गए हैं। इन 3 व्यवरोधों की सहायता से आपको जो एयरलाइन टिकट बेचने वाली है उसका किस स्थिति में एक्स और वाई के किस मान के लिए उस एयरलाइन को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से एक समस्या आपके सामने है जिसको हम परिवहन संबंधी समस्या, इसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन संबंधी समस्या। एक प्रकार से हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको फिर से ये सवाल अब किस प्रकार का सवाल बन गया, जैसे अब तक हम प्रश्न हल करते आ रहे हैं। आपको कुछ व्यवरोध दिए गए थे और आपको एक z दिया जाता था, उसका आपको अधिकतमीकरण अथवा न्यूनतमीकरण करना होता था। तो यहां पर आपको इस लाभ z का क्या करना है, आपको अधिकतमीकरण करना है। तो देखिए दोस्तों, आपने प्रश्न को देख लिया, कितनी आसानी से आपने इससे प्रश्न से जो आपके काम की चीजें थी उनको गणितीय समीकरण में प्रदर्शित कर लिया, और आपको जो लाभ है उसके आपको अधिकतमीकरण का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। ग्राफीय निरूपण करके हम क्या करेंगे, उसके पश्चात हम आपका ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जो दी गई समीकरण हैं उनकी जो रेखाएं बनेंगी। उसके बाद हमको उभयनिष्ठ क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र जब हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके पश्चात हम आसानी से क्या करेंगे, आपको x और y का मान ज्ञात करके z का अधिकतमीकरण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। तो मैं थोड़ा यहां पर पहले ग्राफ बना लेता हूं। तो ये आपका x अक्ष हो गया, इस ग्राफ में ये आपका y अक्ष हो गया। समीकरण आप देख चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को पीछे अगले पेज पे लिखता हूँ, वहां पर फिर आपको इससे निरूपित कर दूंगा। तो पहली समीकरण आपको मिली थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, पहली समीकरण थी।
दूसरा व्यवरोध आपको दिया गया था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तीसरा व्यवरोध आपको दिया गया था y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x। और आपको जो लाभ है, जो आपने z माना था, उसको आपने ज्ञात करना है 1000x प्लस 600y। तो आपको ये व्यवरोध और z का अधिकतमीकरण आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ और पीछे फिर उनको ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए पहला जो समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर 200 के लिए मैं इसको हल करूंगा। तो बड़ी आसानी से x पर आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो y को 0 रखेंगे, आपको x का मान क्या मिल जाएगा, 200। तो आपको बिंदु क्या मिल गए, पहले आप x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, यही हो गया 200, 0। फिर ऐसे ही y अक्ष पर आप क्या कर देंगे, x को 0 रख देंगे, x को 0 रख दीजिए। तो y का मान क्या मिल गया, 200। बड़ी आसानी से आपने ज्ञात कर लिया। तो 0, 200 ये बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं पहले सारे बिंदु ज्ञात कर लेता हूँ, उसके बाद पीछे उसको हम सबको प्लॉट कर लेंगे आसानी से। दूसरा है, आपको समीकरण दी गई है x बराबर 20, आप ये कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू x बराबर 20 लिखता हूँ। तो अब x बराबर 20 है, सीधी सी बात है, अगर आप इसकी रेखा ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं अगर आपको यहीं पर समझा दूँ। अगर आप कहें कि x अक्ष ये है आपकी, ये आपकी y अक्ष है, माना ये बिंदु 10 है, ये 20 है, ये 30 है, इस टाइप से। अब x बराबर 20 को आप कैसे रेखा से निरूपित करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो x का मान 20 हमें यहाँ पर प्राप्त है, मतलब y का मान क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, और x के मान अब x का मान आपको 20 दिया गया, y का मान यहाँ पर तो 0 है, लेकिन हमें y के मान के बारे में यहाँ कुछ भी बात नहीं की गई। y का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऋण 1 ऋण 2 कुछ भी हो सकता है। अगर ध्यान से देखिए, मैं x बराबर 20 इस वाली रेखा पर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दूं, तो ये रेखा मुझे क्या बताएगी, x का मान यहाँ पर हर समय, आप इस बिंदु पर देख लीजिए, आप इस बिंदु पर देख लीजिए, आप इस बिंदु पर देख लीजिए, इस बिंदु को ले लीजिए, हर बिंदु पर x का मान 20 है, लेकिन y का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर समीकरण में y के लिए कुछ भी बताने को नहीं कहा गया है। तो ये हमारी जो रेखा है x बराबर 20, ये रेखा हो जाएगी। सीधे से आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बिंदु देखिए, मतलब तीसरी समीकरण, y ग्रेटर देन 4x, मतलब y बराबर 4x। अब हम इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप x का मान 0 मान लेते हैं, देखिए अगर जैसे आपको ग्राफ प्लॉट करने आते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, आपको एक समीकरण दी जाती थी और उस समीकरण की सहायता से आप ग्राफ बनाते थे। ठीक है दोस्तों, मैं वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा हूँ, x का मान रखता हूँ और उसकी सहायता से y का मान निकालूंगा। मान आप x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे आप, तो आपको y का मान क्या मिलेगा, 0 रख दीजिए, तो 0 प्राप्त हो जाएगा। x का मान आप अगर माना 40 रखते हैं, देखिए कुछ भी रख लीजिए, x का मान माना आप 40 रखते हैं, तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 160। 40 गुणा 4, 4 चक्को 16, आप 40 रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, वरना 20 रखते हैं। अब आप चाहिए तो 20 को पहले रख लीजिएगा, 40 को बाद में रख लीजिए, वो तो मैंने ऐसे समझाने का रखा है। अगर 20 रखते हैं तो 20 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 80। 20 रखने पर आपको 80 प्राप्त हो जाएगा। आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है, बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो आप दो बिंदुओं से ही आपको रेखा खिंच जाती है, तो 2 ही बिंदु लिखिए, माना 0,0 एक ले लीजिए, एक आप क्या कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 20,80 आप बिंदु ले लीजिए। इन दोनों बिंदुओं की सहायता से y बराबर 4x को आप आसानी से निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो 2 से ही आप काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 200, 0, 0, 200, मतलब मैंने यहाँ पर तीनों बिंदु पहले इसलिए प्राप्त कर लिए ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे अधिकतम लिमिट कहाँ तक जा रही है, ताकि मुझे अपने ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ करनी है वो किस प्रकार से निरूपित करनी है। तो देखिए मेरे को 20 प्राप्त हो रहा है, 80 प्राप्त हो रहा है, 200 प्राप्त हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, जो ग्राफ बनाना होगा काफ़ी सावधानीपूर्वक यहाँ पर बनाना होगा। तो देखिए मैं बिंदु को दिखाता हूँ, तो ये बिंदु हो गया आपका 0,0। अगर मैं यहाँ पर 20 को निरूपित कर देता हूँ, 40, 80, 100, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर 120, 140, 160, 180, 200, तो ये तो मुझे 200 यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। सेम यहाँ पर भी करता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर, ये 20 यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले बिंदु आपके क्या थे, आपने देखे थे 200, 0 और 0,200। तो जैसे मैंने कहा अभी आपको, अगर आप इसको 20 मानते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो आपको ये बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200, 0। सेम यहाँ पर भी 20, 40, 60, 80 ऐसे करके आप लेंगे तो आपको ये बिंदु प्राप्त हो रहा था 0,200। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, एक रेखा की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को खींच मिला लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको इस जो रेखा है इसको लिख लेना है,
एक्स प्लस वाई। अब देखिए सवाल में आपको लेस देन इक्वल टू 200 बोला गया है, तो कह रहे पहले हमने रेखा खींच ली एक्स प्लस वाई बराबर 200 के लिए। अब लेस देन 200 मतलब आपको इस रेखा से नीचे वाले भाग को देखना है, यही हुआ इस लाइन का मतलब। एक्स लेस देन 200 का मतलब इस रेखा से पीछे वाले भाग को आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे आइए, पहली समीकरण की सहायता से आपने रेखा खींच ली। अब अगली पूछी गई थी एक्स बराबर 20, तो जैसे मैंने आपको समझाया था एक्स बराबर 20 तो कैसे हमें खींचनी थी, तो ये था बिंदु 20,0, तो आपको क्या करना था, इस बिंदु पर वाई एक्स के समांतर रेखा पैरेलल लाइन आपको खींच देनी थी। तो ये बिंदु क्या हो गया, ये काय की समीकरण हो गई एक्स बराबर 20 के लिए। अब लेकिन आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब आपको इस रेखा से आगे वाले भाग को ही देखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अगला बिंदु। अगला था y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो आपने दो बिंदु लेते 0,0 और 20,80। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 0,0 यही है। अब देखिए 20,80 कौन सा बिंदु होगा, तो मैं यहाँ पर पहले इसको लिख लेता हूँ, ये था आपका 20,0। अब 20,80, तो 20 तो यही है, 80 कैसे मिलेगा, 2 4 6 8, मतलब ये बिंदु हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये बिंदु कितना हो गया आपका 20,80, क्योंकि ये क्या है देखो 20 40 60 80। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए, बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेनी है। तो ये आपकी रेखा हो गई। अब y का मान भी क्या होना चाहिए, कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, यही कह रहा है, y ग्रेटर देन 4x। तो y का मान आपका 4x से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको दिखाता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर हैं, अब इस रेखा से अगर आप देखिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे जैसे आप यहाँ पर पहुँच गए माना, तो अब ध्यान से देखिए y का मान आपको धनात्मक मिलने वाला है, x का मान ऋणात्मक मिलने वाला है। तो y जो है 4x से ज़्यादा ही होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इस रेखा को यहाँ को बढ़ा दें, देखिए अगर मैं इसको इधर बढ़ाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर को आप बढ़ते जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस लाइन को यहाँ पे पहुँचा देता हूँ, देखिए x का मान तो ये है, लेकिन y का मान यहाँ पर कहीं पर मिलेगा आपको। तो y तो घट रहा है, x बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या करना है, इससे ऊपर वाले भाग को, y ग्रेटर देन 4x मतलब इस वाली क्षेत्र से ऊपर वाला भाग, मैं इस वाली पेन से बना देता हूँ, इस रेखा से ऊपर वाले भाग को आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा है। अगर आप यहाँ से इस रेखा से ऊपर वाला भाग, तो ऊपर यही हो गया, तो ये आपकी रेखा थी y ग्रेटर देन 4x। तो आपने रेखाएं भी बना ली सारी। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र। अब आप ध्यान से देखिए, उभयनिष्ठ क्षेत्र फिर से देखिए, इस रेखा से आगे होना चाहिए, मतलब यहाँ से आगे होना चाहिए। इस रेखा से नीचे होना चाहिए, मतलब यहाँ से नीचे होना चाहिए। इस रेखा से ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ से होना चाहिए। मतलब ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो गया है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, आपको इनके निर्देशांक निकालने होंगे। तो पहला बिंदु ए ये है, मैं इसको ए लिख लेता हूँ, इस बिंदु को बी लिख लेता हूँ। अभी मुझे इसके निर्देशांक निकालने होंगे, अभी आप ध्यान से देखिए। और ये बिंदु आपका सी है, मुझे इसके भी निर्देशांक अभी पता नहीं है। तो मुझे 3 बिंदु ऐसे हैं जिनके निर्देशांक नहीं पता है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, आसानी से यहाँ पर आपकी समझ आ जाएगा। तो बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं आपके 20,80, बिंदु बी जिसके निर्देशांक मुझे अभी ज्ञात नहीं है, बिंदु सी उसके भी निर्देशांक मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात करने हैं। आपने उभयनिष्ठ क्षेत्र निकाल लिया, तो ये आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र भी आपने बना लिया। अब देखिए, अब बिंदु बी के निर्देशांक आपको निकालने हैं। बिंदु बी के निर्देशांक आपको कैसे मिलेंगे, पहले आप देखिए बिंदु बी कौन सी रेखाओं के कटान बिंदु पर है। तो एक ये रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 200 वाली, और एक x बराबर 20 वाली, इस रेखा के कटान बिंदु पर है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो पहली रेखा थी किन दो बिंदुओं के कटान बिंदु पर है, बिंदु बी का मान ज्ञात करना है। तो पहली रेखा थी x प्लस वाई बराबर 200, और दूसरी रेखा थी x बराबर 20, इसके कटान बिंदु पर आपका बिंदु बी उपस्थित है। तो अब आप इसको तो आसानी से हल करना है, x का मान 20 रख लीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, ऊपर समीकरण से 200 माइनस 20 मतलब 180। तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 20,180। तो बिंदु बी के निर्देशांक मिल गए आपको 20,180, आसानी से आपने निकाल लिया, कुछ भी नहीं करना था इसमें, 20,180। तो ये वो बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 20,180। ठीक है दोस्तों, अब आप बिंदु सी देखिए, ये वाली रेखा y बराबर 4x और ये वाली रेखा x प्लस 2y बराबर 200, इसके कटान बिंदु पर है। तो बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकालने हैं आपको, आपने दोनों समीकरणों को हल करना है। कौन कौन सी, x प्लस वाई बराबर 200, और अगली क्या थी आपका y बराबर 4x। तो देखिए इन दोनों समीकरणों से क्या करना है, y को यहाँ पर रख दीजिए। तो आप समीकरण 2 से समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। तो x धन 4y बराबर 200, तो क्या हो जाएगा देखिए 4x है, x है तो 5x बराबर 200, तो x का मान कितना हो जाएगा 200/5, तो
40 ये प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान 40 रखिए तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो y बराबर 4x है तो 4 गुणा 40 तो 4 चक्को 16 160। तो आपको क्या बिंदु प्राप्त होगा यहाँ से 40,160। तो आसानी से आप इसको भी यहाँ पर रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 40,160। तो मैं इसको भी यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये बिंदु सी जो था 40,160। थोड़ा चित्र बड़ा बनाइएगा एग्जाम में ताकि देखने में आसानी रहे आपको। अब आपको क्या करना है, तीनों बिंदु प्राप्त हो गए ए बी और सी। इन तीनों बिंदुओं पर आपको z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं z का मान ज्ञात कर लेता हूँ पीछे। तो यहाँ पर फिर से आप एक टेबल बना सकते हैं, अच्छी सी सुंदर सी टेबल बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने बिंदु लिखने हैं ए बी और सी, और यहाँ पर z का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए z का मान आपको क्या है 1000x धन 600y, इसको आपको ज्ञात करना है। बिंदु ए के निर्देशांक अभी आपने देखे थे। बिंदु ए के निर्देशांक आपको मिले थे 20,80। मैं पहले सारे निर्देशांक लिख लेता हूँ। 20,80 ये था। दूसरा था आपका 20,180। तीसरा था आपका 40,160। अब आप देखिए 20,80, तो x का मान 20 रखिए और y का मान 80 रखिए। तो समीकरण ये है आपकी, मैं दोबारा लिख देता हूँ 1000x धन 600y। तो अब रखिए 1000 गुणा x का मान 20 रखिए धन 600 गुणा y का मान कितना रखना है 80। आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 3 0 4 0 हो गए, और यहाँ से 3 0 लिखिए तो 6 8 48। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 2 6 8 1 2 3 68,000 आ गया। यहाँ से आपको प्राप्त हो गया है ना दोस्तों। अब आप अगला बिंदु, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 68,000। अगला बिंदु 20,180। तो ऐसे ही आप रखिए यहाँ पर 1000 गुणा 20 धन 600 गुणा 180। आप इसको हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20,000। यहाँ पर हल कीजिए 1 2 3 0 18 छक 108। तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका एक, कितना हो जाएगा 1 2 8 तो 3 0, इतना आ जाएगा 1,28,000 ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे तीसरा बिंदु 40,160। तो 40 रखिए 1000 गुणा 40 धन 600 गुणा y को 160 आपने माना है। तो कितना आ जाएगा 40,000, और यहाँ से 1 2 3 0 16 96 96 आ जाए। तो 96 में 40 आप जोड़ दोगे तो 1,36,000। तो 1,36,000 आपको ये सारे बिंदु प्राप्त हो गए। इन बिंदुओं पर आपने z के मान को ज्ञात कर लिया। अब आपके सवाल में आपसे पूछा था z का आपको अधिकतमीकरण करना था। देखो अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान बिंदु सी पर ही आपको मिला है 1,36,000। तो यही आपका हल होगा, मतलब आंसर होगा। तो आपका यहाँ से आपने प्रश्न के हिसाब से आपने निकाल लिया कि x का मान कितना होना चाहिए, आपका x का मान होना चाहिए 40, y का मान होना चाहिए 160। x का मान 40 होना चाहिए, y का मान होना चाहिए 160, और z का मान आपको कितना मिला है 1,36,000। अब ये आंसर है। इससे आप क्या हल निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, मतलब आपको प्रथम श्रेणी के टिकट 40 टिकट बेचने हैं, सस्ती श्रेणी के 160 टिकट बेचने हैं। अगर आप प्रथम श्रेणी के 40 टिकट, सस्ती श्रेणी के 160 टिकट बेचेंगे तो आपको अधिकतम लाभ कितना प्राप्त होगा 1,36,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा किस प्रकार से हम रैखिक प्रोग्रामिंग से इस परिवहन संबंधी समस्या को आलेखीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों में अभी तक फिलहाल नहीं पूछे गए, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना बनी रह सकती है। प्रश्न थोड़ा सा दिखने में लंबा है, लेकिन आसान तरीका है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले व्यवरोधों को अलग कर लेना है। व्यवरोध ज्ञात करने के पश्चात आपको जो उपरोक्त दिए गए व्यवरोध है उनकी सहायता से आपको लाभ का अधिकतमीकरण, लागत का न्यूनतमीकरण, यही आपने पढ़ा था, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे भी मेरे से इसी प्रकार बने रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।